उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने तमाम सियासी पार्टियों को पछाड़ दिया है। पीएम मोदी के हल्के पार्लियामेंट में बीजेपी ने फतह का परचम लहराया। यहां तमाम सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। मजमूई तौर पर नतीजे की बात करें तो ब्लॉक प्रमुख की 750 से ज्यादा सीटों के नतीजे का अब तक ऐलान किया जा चुका है। 600 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि करीब 85 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। दीगर सियासी पार्टियों के खाते में 100 सीटें आई हैं। गाजियाबाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सुबह से ही गहमागहमी बनी हुई थी। वहीं लोनी ब्लॉक की बात करें तो इसका शुमार हॉट सीट में किया गया था। लोनी ब्लॉक प्रमुख के सीट पर एमएलए नंदकिशोर गुर्जर के हिमायत याफ्ता बीजेपी उम्मीदवार वंदना नगर ने अपने हरीफ रेणु को 6 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ मुरादनगर सीट की बात करें तो यहां भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार दोनों को बराबर वोट हासिल हुए। कुल 71 वोटों में से दोनों को 35-35 वोट मिले। ताहम लॉटरी सिस्टम के जरिए ये सीट भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीती। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जिस तरह से मेहनत की है, पूरे संगठन ने मिलकर ये सभी कार्यकर्ताओं की उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी की नीतियों से पूरे प्रदेश और देश में जो भाजपा का डंका बज रहा है, उसकी जीत का परिणाम है। और आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि लोनी में जो आतंक का राज था वो आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और विकास की एक नई इबारत शुरू होगी। कोरोना फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान को जेलों से रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद योगी हुकूमत ने अभी तक 18 गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान को जेलों से रिहा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल 4 सितंबर को अपने हुक्म में रियासती हुकूमतों से कहा था कि तबलीगी जमात से मुतल्लिक़ मुक़दमात का तस्फिया 6 हफ्तों के अंदर कर दिया जाए। इस वक्त यूपी के शाहजहांपुर में 9 और इसी तरह 9 गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान हापुड़ की जेल में बंद हैं। रियासत के मऊ और मेरठ में भी तबलीगी कारकुनान को जेल से अभी तक रिहाई नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अदालत ने अर्जी गुजारों के वकला को मशवरा दिया कि वो रियासती हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी शाहजहांपुर, एसपी हापुड़, एसपी मेरठ और एसपी मऊ को आइंदा 15 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। और वो शाहजहांपुर में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में 18 विदेशी नागरिक रुके हुए हैं 1.5 साल से, क्योंकि अब स्टेट परवी नहीं कर रही है। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये है कि हमने इस चीज को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में रखा, तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि देखिए कंटेम्प्ट फाइल करिए। जिसकी चार्जशीट को चुनौती देते हुए इन सब की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजय बनोट जी ने नाराजगी जताते हुए 8 जून के किए गए आदेश का अनुपालन न करने पर एसपी शाहजहांपुर, एसपी हापुड़ और मऊ को व्यक्तिगत रूप से तलब होकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही साथ ये भी नाराजगी जताई कि अब तक कोर्ट में चार्जशीट और गिरफ्तारी पेश नहीं की गई है। मऊ के एसपी को यह भी बताना होगा कि धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा इनके खिलाफ कैसे बनती है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में स्टाफ ने फौत हुए मरीजों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी की। इस मामले के सामने आने के बाद इंतजामिया मुतारिक हुई है। जांच में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। कानपुर डिस्ट्रिक्ट अफसर आलोक तिवारी ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। कमेटी में 4 बिंदुओं पे उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा था, जिसमें दोषी सिस्टर इंचार्ज, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के खिलाफ में उन्होंने कुछ को दोषी पाया था और उन्होंने पूरी सूची दी है उस टाइम पे जितने भी कार्यरत लोग थे, और उन्होंने ये बोला कि जितने भी इनमें से दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अभी हम दोषी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 26 लोगों को ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है। बाकी जो आउटसोर्स वाले हैं उनको हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, दोबारा नहीं लेंगे और उनके खिलाफ में ऊपर जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है
उसको कंप्लेन करेंगे। और रही बात जो परमानेंट है, परमानेंट को जो सजा देने का हमने तरीका सोचा, हमने सोचा कि उनका पहले, क्योंकि ये पहला उनकी घटना है। कोरोना काल के वक्त कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद एक और खुलासा हुआ जब पता चला कि जिन लोगों के नाम पर इंजेक्शन जारी किए गए थे वो मर चुके थे और उसके बाद भी उनके नाम से इंजेक्शन जारी हुए थे। इस मामले पर जांच हुई और अब डीएम की रिपोर्ट आई है, जिस पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को बर्खास्त किया है। इसमें 50 संविदा कर्मचारी हैं, बाकी हाईलाइट अस्पताल के कर्मचारी हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन एक बेहतरीन फिल्म अदाकार और एक बेहतरीन इंसान के तौर पर उनकी यादें हमारे जहन दिल में हमेशा महफूज हैं। फिल्मों के जरिए दिलीप साहब का एक रिश्ता तो अपने चाहने वालों के साथ तो था ही, लेकिन उन शहरों में दिलीप साहब की यादों की निशानियां आज भी मौजूद है, जहां दिलीप कुमार अपने दोस्तों और चाहने वालों के दरमियान पहुंचे। ऐसी ही कुछ यादों को अपने दामन में समेटा है शहर मेरठ भी। देखिए रिपोर्ट। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दिलीप साहब का मेरठ से खास ताल्लुक उनके दोस्त कुंवर महेंद्र सिंह बेदी और जनरल शाहनवाज की वजह से रहा। यूपी हुकूमत में साबिक वजीर रहे डॉक्टर मेराजुद्दीन बताते हैं कि उनके वालिद पद्मश्री हकीम सैफुद्दीन की दिलीप साहब से खास मुलाकातें रही हैं। 1977 में दिलीप साहब अपने दोस्त जनरल शाहनवाज खान के इलेक्शन कैंपेन के लिए जब मेरठ आए थे तो उस मुलाकात की शानदार यादें तस्वीरों में कुछ यूं कैद है। सबसे बड़ी बात मेरठ से ताल्लुक़ यह था कि कुंवर साहब आते थे, अक्सर मुशायरों को कंडक्ट करते थे, निज़ामत वही किया करते थे। तो वो दिलीप साहब उनके पास आया करते थे, कभी दिल्ली आते तो उन्हीं के पास महफिल जमती थी। तो उसमें वो कभी कभी पापा को बुला लिया करते थे। जब कुछ शोरा कोई इकट्ठा होते थे, 8-10 नशिस्त घर पे, बहुत खूबसूरत महफिल होती थी वो, तो उसमें पापा भी चले जाते थे। तो दिलीप साहब से वो लिंक हुआ। तो बहरहाल तो मेरठ से वो लगाव रखते थे और फिर जनरल साहब की वजह से भी रखते थे, कुंवर साहब की तरफ वजह से भी रखते थे। तो ये एक उनसे ताल्लुक़ मेरठ से रहा। मेरठ 77 में वो इलेक्शंस में आए भी और 2-3 जगह तकरीरें की उन्होंने, और उसमें पढ़ा उन्होंने पहला शेर यही कि जिगर साहब का कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दिलीप साहब का मेरठ से एक ताल्लुक फिल्म की वजह से यहाँ की मशहूर नादिर अली खानदान से भी रहा। दरअसल बैंड के साजो सामान और खास तौर पर बैंड में इस्तेमाल होने वाले ट्रम्पेट को तैयार करने वाली मेरठ की मशहूर नादिर अली कंपनी 70 बरस कबल शहर के मशहूर निगार सिनेमा हॉल के लिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती थी। 1960 में फिल्म कोहिनूर की रिलीज के वक्त दिलीप साहब मेरठ आए थे और नादिर अली कंपनी में तैयार होने वाले ट्रम्पेट को दिलीप साहब ने इतना पसंद किया कि मशहूर फिल्म लीडर के एक गाने में इसका बाकायदा इस्तेमाल किया गया। इन्होंने जब उसका सुना ट्रम्पेट को तो इन्होंने कह के गए थे कि जब कभी मेरी कोई पिक्चर आएगी तो मैं आपके यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूर मंगाऊंगा। तो उसके बाद इनकी पिक्चर लीडर पिक्चर रिलीज़ हुई, बननी शुरू हुई तो उसमें इन्होंने ये ट्रम्पेट हमारे यहाँ से मंगवाई और जो इसमें प्ले की है वो नादिर अली एंड कंपनी की ट्रम्पेट है। इसको इन्होंने प्ले किया और आज तक ये उनके घर के अंदर एज ए मतलब ये समझिए डेकोरेशन पीस के तौर पे और गिफ्ट के तौर पे ये रखी हुई है उनके पास। और फैमिली ड्रम्स तो हमारे इतने अच्छे रहे हैं कि जब भी कभी सीज़न आम का आता था तो आम यहाँ से नौशाद साहब को, दिलीप साहब को हमारे ताऊजी भेजा कर। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ खान ने फिल्म नगरी मुंबई आकर फिल्मों में दिलीप कुमार के नाम से अपनी पहचान कायम की। अपनी अदाकारी से करोड़ों लोगों के दिलों पर न सिर्फ राज किया बल्कि लोगों के दरमियान रियल और रियल लाइफ के किरदार की
ऐसी शानदार महक बिखेरी जो सदियों तक लोगों के ज़हनो दिल को उनकी यादों से महकाती रहेगी, मुनव्वर करती रहेगी। लेकिन नेक इंसान जो है वो सीधी राह चलेगा, क्योंकि यही है इंसानियत का सिद्धांत। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना कहर में मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के जरिए स्कूल फीस में इजाफा करने के मुतालबे को लेकर 12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस बंद करने के इंतबा के बाद रियासती हुकूमत के रुख में नरमी देखी जा रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सख्त मौक़िफ़ के बाद हुकूमत ने उनके मुतालबे पर गौर करने का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्राइवेट स्कूलों की माली खस्ताहाली से बाहर निकलने के लिए खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया था। स्कूल शुरू करने और फीस के मुतालबे को लेकर वजीर बराए मेडिकल एसोसिएशन विश्वास सारंग क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। लोग अभी तक भी पैसा नहीं मिल रहा, उसके बाद भी स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। 12 जुलाई के बाद हम तो उम्मीद करते हैं सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब तो आपके माध्यम से सबकी बात आज रख रहे। नहीं माने तो आप स्टाफ की नहीं माने तो बंद करना पड़ेगा स्टाफ, और हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ से देंगे सैलरी? जब इसकी बंद हो जाएगा फीस नहीं आएगी, फीस नहीं आएगी, इसका नहीं खाना। प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी बात हम पूरी ध्यान से विचार कर रहे हैं, पर कोरोना के संक्रमण में हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे इससे संक्रमित ना हो। सरकार की सामने इसी तरह की समस्या है कि हम यदि स्कूल शुरू करते हैं तो कहीं बच्चों में ये संक्रमण ना फैल जाए, इसीलिए अभी ये निर्णय लिया गया। 15 जुलाई तक ये निर्णय लिया गया, इसको फिर रिव्यू किया जाएगा। खास बात दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मध्य प्रदेश में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के लिए कार सेवा करने और कुर्बानी देने वालों के नाम पर एमएलए रामेश्वर शर्मा ने सड़कों के नाम रखने का ऐलान किया। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल कोलार के मुखर्जी नगर में न सिर्फ नई सड़क की तामीर के लिए भूमि पूजा की, बल्कि राम कोठारी और शरद कोठारी के नाम से सड़क का नाम रखने का भी ऐलान किया। लेकिन राम के लिए जो प्राण निछावर जिनने किए हैं, उन राम भक्तों को हम याद जरूर कर सकते हैं। कहीं मार्ग का नाम रख के, कहीं पार्क का नाम रख के, कहीं जो है गांव का नाम रख के, और कहीं जो है खेल मैदानों का नाम रखकर शहीदों को भी पूजा जाएगा। पर जो धर्म योद्धा हैं, जो राम के लिए लड़े, जो घनश्याम के लिए लड़े, जो बाबा विश्वनाथ के लिए लड़े, इन सबको भी हर हमेशा याद रखा जाए। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस बार शिवराज सिंह सरकार की कारकर्दगी को ही निशाना बनाया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि तलाक सलासा और लव जिहाद के खिलाफ कानून जरूर बन गया है, लेकिन इंतजामी की सतह पर कार्रवाई नहीं होने के सबब तलाक सलासा और लव जिहाद में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो पुलिस इंतजामिया और डीजीपी के साथ मीटिंग करेंगी। मैंने ये देखा है और मेरे पास बहुत केस आते हैं इस चीज़ के, और यहाँ कार्रवाई नहीं होती है लव जिहाद के केस में। उसके बाद ये मतांतरण धर्मांतरण का केस है, ये जिस प्रकार से, और 3 तलाक पे कानून बन गया, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इनके मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन का ध्यान, अधिकारियों का ध्यान नहीं है। मैं कुछ मामलों में अधिकारियों के साथ बैठने वाली हूँ, कुछ विषय ओपन अभी नहीं कर सकती क्योंकि लड़कियों का मामला रहता है। मैं पुलिस प्रशासन के साथ बैठने वाली हूँ, मैं डीजीपी के से भी चर्चा करूँगी और कुछ मामले ठीक करवाना है, और कम से कम कार्रवाइयाँ हों। संवेदनशील मामले हैं, इनमें किसी भी प्रकार से ढिलाई न हो। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तेजी के साथ तालीमी मंजरनामा बदल रहा है। बदलते हुए हालात में असातिज़ा का किरदार क्या हो, टीचर्स अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह अदा करें, इस मौजू को सामने रखते हुए कर्नाटक में आज से टीचरों के लिए 7 रोज़ा मुहिम का आगाज हुआ है। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के तहत शुरू की गई इस मुहिम में माहिरीन तालीम, अवामी और महकमे तालीम के नुमाइंदे टीचरों से खिताब करेंगे। आइटा तंजीम के बेंगलुरु सदर डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ ने कहा कि मुहिम के जरिए मुख्तलिफ उन्वानात पर वेबिनार मुनक्किद किए जाएंगे, टीचरों की मदद और रहनुमाई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हालात और कोरोना की वजह से मंजरनामा बदल गया है, इसलिए तालीमी मंजरनामे और उस पर जो बहुत ही असरात
गलत असरात पड़े हैं, बच्चों की नफ्सियात में तब्दीली आ रही है, वालिदैन परेशान हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को महसूस करते हुए आइटा ने एक मुहिम मुअल्लिम मेमारे जहाँ तू है, लिहाजा उस्ताद अपनी जगह बहुत अहम रोल अदा करता है और किसी भी माशरे के उरूज ज़वाल में असातिज़ा यकीनन एक की रोल रखते हैं और मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल को बनाने, संवारने और आगे बढ़ाने में उनकी खिदमत काबिल क़द्र हैं। डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने कर्नाटक में सियासी जमातों के अमल दखल के बगैर साल 2021 के ज़िला और ताल्लुकात पंचायत इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। फेडरेशन के सदर महेंद्र कुमार मित्रा ने बताया कि मुल्क में अभी भी सियासी जमातों के बगैर ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन ज़िला और ताल्लुका पंचायत के इंतखाबात मुख्तलिफ सियासी जमातों के निशान पर मुनक्किद करने से मुंतखब अरकान सियासी दबाव में आ जाते हैं। जिला और तालुक पंचायत के इलेक्शंस होने वाले हैं, इस हिसाब से हमारा ये अपील है गवर्नमेंट से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से, कि जिला ग्राम पंचायत इलेक्शंस जैसा आप लोग बिना पॉलिटिकल पार्टी से कंडक्ट करते हैं, उसी हिसाब से जिला और तालुक पंचायत भी करना चाहिए। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल कहलाते हैं, लेकिन कोरोना वबा के सबब मुल्क के इस मुस्तकबिल का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। ताहम हुकूमत महाराष्ट्र ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से तलबा और तालिबात एक मरतबा फिर तालीम से जुड़ गए हैं। रियासत की 22 कारपोरेशनों के तहत चलने वाले स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा अब घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और औरंगाबाद में इस प्रोजेक्ट पर कैसे अमल हो रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान सबसे ज्यादा कोई शोबा मुतासिर हुआ तो वो है तालीमी इदारे, खास तौर पर प्राइमरी तालीम। हालांकि बच्चों को तालीम से जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का रास्ता इख्तियार किया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात जिनकी अक्सरियत सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारती है, उन तक ऑनलाइन एजुकेशन की रसाई का तस्वुर ही मुहाल है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकारी स्कूल के असातिज़ा ने मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए हैं, जिनमें घर घर जाकर तालीम देना भी एक मुतबादिल शामिल था। अब ये मुतबादिल हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में जो रुकावटें पेश आई, उनका हल तलाश करने के लिए हमने ये सोचा कि बच्चे तो स्कूल नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के घर तक जा सकते हैं। और इसी पर अमल करते हुए हमने ये तय किया कि बच्चों के ग्रुप बनाएंगे, किसी घर के पास बाहर बैठेंगे या घर में बैठेंगे या बच्चों को जमा करेंगे और कोविड-19 के जो भी हैं उसूल, उन पर अमल करते हुए हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं रहता तो उनके घर पे जाके उनके आजू बाजू के एरिया के जो 7-8 बच्चे जमा करके चबूतरे पे या किसकी जगह घर पे बड़ी है तो वहाँ पे जाके उनको पढ़ा रहे। औरंगाबाद शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 77 स्कूलों में घर घर जाकर तालीम देने के प्रोजेक्ट पर अमल किया जा रहा है, जिनमें उर्दू मीडियम के 29 स्कूल भी शामिल है। ये असातिज़ा हफ्ते में 3 दिन बस्ती बस्ती पहुंचकर मकामी बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब और जरूरतमंद बच्चे तालीम से महरूम न रह जाएं। इसका मुस्बित असर ये देखा जा रहा है कि तलबा के साथ सरपरस्तों में भी बच्चों की तालीम को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। हम यहाँ पे होमवर्क चेक कराने आए, मिस हमको होमवर्क भेजते हैं, हम वो मुकम्मल करके यहाँ स्कूल में आकर के चेक कराते हैं। हमारे भी बच्चे 2 साल से बिल्कुल उनके स्कूल से जैसे एकदम पूरा कनेक्शन कट गया और घर पे ऑनलाइन तो पढ़ नहीं सकते बच्चे, इसलिए कोशिश कर रहे आके पढ़ा रहे। और इतने बड़े बड़े रूम भी नहीं है कि बच्चों को उनको एक क्लास देंगे, सब जमा करके पढ़ेंगे, तो आके वहाँ पे गली में बैठ के बेचारे पढ़ा रहे धूप में, वो तकलीफ से जैसे भी, मगर फिर भी फायदा हो रहा हमको। कॉरपोरेशन के असातिज़ा का कहना है कि ब्रिज कोर्स की मदद से बच्चों को तालीम से जोड़े रखने में काफी मदद मिली है। इसी तरह बच्चों का स्कूल छोड़ने का जो खदशा था वो भी दूर हो चुका है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर कट्टा एजुकेशन का सफर भले ही सब्र आजमा हो, लेकिन यही वक्त का तकाजा है। बीच में डैश डालो।
ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके तहत असातिज़ा अब घर घर पहुंचकर बच्चों को तालीम दे रहे हैं, यानी कट्टा एजुकेशन एक बार फिर से आबाद हो चुका है। इसके असरात क्या होंगे इसका तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा, लेकिन चूँकि मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है इसलिए हालात जैसे भी हों आगे तो बढ़ना है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक खानदान को कोरोना के सबब बाइकआउट किए जाने का मामला सामने आया। जलगांव जामुद नामी गांव में राजंकर फैमिली के 4 अफराद की एक ही हफ्ते में मौत हो गई। खानदान के 4 लोग लुक़मा जल बन गए। इन पर दुख पहाड़ बनकर गुजर रहा है। फैमिली में बचे भाई बहन की मदद के बजाय रिश्तेदार समेत समाज के लोग इनसे दूरी बना रहे हैं, जिसके सबब ये दोनों नफ्सियाती दबाव में मुब्तला हो गए हैं। दुख की इस घड़ी में 25,000 की आबादी वाले गांव में किसी ने भी इनकी मदद करना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ उनके चचा ही उनके साथ खड़े नजर आए। बात बात पर मजहब का हवाला देने वाले लीडर और समाजी कारकुनान भी मंजर से गायब रहे। आधी माझी आजी गेली कोरोनामुळे, त्याच्यानंतर माझ्या आईला, भावाला, पप्पाला सर्वांना कोरोना झाला। त्यानंतर आम्ही शेगावला कोविड सेंटरला त्यांना ॲडमिट केलं, पण 4 लाख रुपये खर्च लावूनही त्यांच्या एवढा खर्च लावल्यानंतर त्यातलं कोणीच वारलं नाही। एका आठवड्यामध्ये सर्व गेले। त्यानंतर आमच्यावर समाजाने बहिष्कार टाकला। आम्ही आमच्याशी कोणी बोलत नव्हतं, नातेवाईक नाही, कोणीच नाही, आमच्या जवळ सुद्धा आलेले नाही। नंतर आम्ही काही आणायला बाहेर गेलो तर किराणा वगैरे तर ते पण आमच्याशी बोलत नव्हते। आम्ही काय एवढा गुन्हा केला तर आमचे इथले लोक गेले, 4 लोक गेले एका आठवड्यात। आमचा असा काय गुन्हा होता? कोरोना होणं का हा गुन्हा आहे का? आणि लोकांनी सुद्धा आमच्यावर पूर्ण बहिष्कार टाकला। कोणी आमच्याशी बोलत नाही, समोरून गेले तर तोंड बांधतात आणि 100 फूट दूर उभे राहतात। कोणी बोलायला तयार नाही, कोणी धान्य द्यायला तयार नाही। या कोरोनाने आमचं पूर्ण जग बदलून टाकलं, आता जगावं कसं?